हाय हेलो क्लास 10th वालों। तो यहाँ पर आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सैंपल क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। और ये आपकी विषय गणित का है जो कि आप लोगों का सुबह पेपर होने वाला है। तो उसी को आज हम लोग उसके सैंपल पेपर को आज बेहतरीन तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। और इस पेपर को सॉल्व करने के बाद आपको ये थोड़ा सा बिलीव हो जाएगा कि मेरी तैयारी कितनी अच्छी है। तो आइए जल्दी से देख लेते हैं सबसे पहले इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न दिया गया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 12, 16, 20 का HCF बताइए। तो HCF बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबकी गुणनखंड निकालते हैं और जो तीनों में कॉमन होता है उसको हम लोग क्या लिख देते हैं, HCF लिख देते हैं। जैसे यदि हम लोग 12 की गुणनखंड करें तो 3 गुणे 4 हो जाएंगे, और 16 के करें तो 4 गुणे 4, और यदि हम 20 के करें तो कितने हो जाएंगे, 5 गुणे 4। तो आप देखोगे 4 4 4, यानी कि चार जो चार है वो तीनों में एक एक बार है, यानी कि इसका HCF कितना हो जाएगा, 4। ठीक है। अगला, रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है, तो वो होती है 1। ठीक है। अब आपको मुझे बताना है कि अचर बहुपद की घात कितनी होती है। ठीक है। रैखिक बहुपद की तो घात आपने बता दी है कि 1 होती है, लेकिन आप लोगों को बताना है कि अचर बहुपद की घात कितनी होती है। ठीक है। अचर बहुपद की घात आपको कमेंट में बताना है। अगला यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 थर्ड, वो क्या कहता है, समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के एक अद्वितीय हल होने की शर्त क्या है। तो एक अद्वितीय हल होने की शर्त यहाँ पर क्या है, ये हमसे पूछा गया है। तो जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला। एक अद्वितीय हल की शर्त होती है a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों को बताना है कि ये बी वाली है वो किसकी शर्त दी गई है, और सी वाली है वो किसकी शर्त दी गई है। तो ये जो तीनों में बराबर हैं आप लोग कमेंट कीजिए। ठीक है। हाँ, तो आपने बता दिया, बिल्कुल आपने सही बताया। ये वाली जो है वो है हमारी समपाती रेखाओं की शर्त, और ये जो वाली है ये है हमारी किसकी शर्त, ये हो जाएगी हमारी किसकी, समांतर रेखाओं की शर्त। ठीक है। तो ये हमें तीनों चीजें पता होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट, यहाँ पर जैसे एक ऑब्जेक्ट पूछा गया है, तो मेरा मतलब यहाँ पर केवल आपको एक ऑब्जेक्ट ही बताना नहीं है, उससे रिलेटेड सारे बताना है, जैसे यहाँ पर मैंने इसके बताए हैं। ठीक है। तो इसका राइट आंसर ये ए वाला होगा, और बाकी के ये दो हमने सीख लिए। अगला क्वेश्चन, द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 में ए बराबर नहीं है 0, तो दो बराबर वास्तविक मूल होंगे यदि। तो दो बराबर वास्तविक मूल कब होते हैं, जब विविक्त कर का मान 0 के बराबर होता है। तो अब आपको विविक्त कर का फॉर्मूला बताना है, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा राइट क्या, ये हो जाएगा हमारा डी, बी स्क्वायर माइनस के 4ac। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर है, तो जो द्विघात बहुपद दिया जाता है उसके जो मूल होते हैं वो कितने होते हैं, बराबर और वास्तविक। ठीक है। अब आपको ये बताना है कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा है तो कैसे मूल होंगे। तो वे हमारे वास्तविक और कैसे मूल होते हैं, भिन्न मूल होते हैं। लेकिन यदि सी वाले में देखिए, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा है, तो फिर यहाँ पर कोई मूल नहीं होते हैं। ध्यान रखिए, कोई मूल नहीं होते हैं। ठीक है। कोई मूल नहीं, और ये वाला तो कोई है ही नहीं, बी स्क्वायर प्लस 4ac, ये तो हमारा सूत्र ही नहीं है। ठीक। अगला, अगला पांचवा है हमारा, हमें बताना है इसमें क्या, अरे आगे बढ़ जाए थोड़ा, हाँ, हमें बताना है एपी माइनस 3 कॉमा माइनस 1/2 कॉमा 2 का 11वां पद क्या होगा। तो 11वां पद हमें बताना है। ठीक है। तो अब आप लोग को एक शॉर्ट ट्रिक पता होगा कि जो 11वां पद होता है उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं। 11वें पद को हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं, देखिए जरा, 11वें पद को हम लोग लिख सकते हैं a प्लस के 10d। यही तो हमारा क्या है, 11वां पद। अब यदि हमें क्या a का और d का मान पता चल जाए, तो हम जल्दी से इसको मान रख करके सॉल्व कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए, जो पहला पद होता है वही हमारा a कहलाता है, और तो यहाँ से हमें a का मान मिल गया -3। अब d का मान निकालने के लिए आगे वाले पद में से पीछे वाले को घटा देते हैं, यानी कि -1/2 में से घटा देंगे अपन लोग -3। ठीक है। तो -1/2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3। अब इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारे, अरे भाई कहाँ जा रहा है, तो ये हो जाएगा हमारे पास में कितना, माइनस का 1 प्लस के 6 बट्टे कितना हो जाएगा, ये 2।
और जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 5 बटे कितना 2, यानी कि डी का मान कितना मिल गया 5/2। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें मान रख देते हैं, तो -3 + 10 और 5/2, इसको यहाँ से काटा तो 5 बचे। अब -3 + 5 25, तो ये आ जाएगा हमारे पास में कितना प्लस का 22, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा कितना, इसका राइट आंसर हो जाएगा कितना 22। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक एपी लिख रहा हूं, उसका आप लोग मुझे एक पद है वो कमेंट करके बताइए कि कितना होगा। सिंपल सी एपी होगी यहाँ पर। ठीक है, तो मैंने लिख दिया कितना, मैंने 8 से लिखा। ठीक है, और ये मैंने लिख दिया, इसका आप लोगों को बताना है 10वां पद। ठीक है, इस एपी का आप लोग 10वां पद बताइए। ठीक है, 10 पद, इस एपी का आप लोग कौन सा पद बताइए, 10वां पद जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कौन सा पद, 10वां पद। 10वां पद निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा, a + के 90। अब इसमें आप लोग a और d का मान निकाल लीजिए और जल्दी से इसको रख दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला। तो अगला यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, छठवां, बिंदु इतने इतने के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसकी बीच की दूरी राइट आंसर हो जाएगा ए वाला। अब कैसे देखिए जरा, तो बीच की दूरी का यहाँ पर फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, अंडर रूट में क्या होता है, x2 - x1 फिर पूरे का होल स्क्वायर प्लस, और ये होता है y2 - के y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर ये x1 होगा, ये y1, और यहाँ पर ये क्या होगा हमारा x2 और ये y2। अब जब अपन लोग इस फॉर्मूले में ये मान रख देंगे, चलो मैं रख ही देता हूँ, इस फॉर्मूले में जब अपन लोग मान रख देंगे तो x2 का मान है -2, और ये यहाँ पर माइनस है, और x1 का मान है माइनस के साथ, तो माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, और ये 7 का होल स्क्वायर प्लस, y2 का मान है यहाँ पर -3, और ये माइनस, और यहाँ पर y1 का मान है 7, तो ये रख देंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा। तो ये इसको जब अपन सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा कितने -10 का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 5 25 और 100 यानी कि 125, और 125 को हम लिख सकते हैं 5√5। ठीक है, तो ये यहाँ पर आंसर आ गया बढ़िया सा। अब आप लोग मुझे यहीं पर एक सवाल का आंसर दीजिए कि बिंदु मैंने P दे दिया कितना, मैंने दे दिया A और B, और दूसरा मैंने बिंदु दे दिया, दूसरा बिंदु मैंने दे दिया क्या, अच्छा चलो इसको थोड़ा सिंपल बना देते हैं। ठीक है, हाँ, तो मैंने आपको बिंदु दे दिया कितना -2 और 3, और दूसरा बिंदु दे दिया मैंने आपको क्या Q, वो दे दिया मैंने कितना 4 और 7। तो अब आप लोग मुझे P और Q के बीच की दूरी ज्ञात करके यहाँ पर बताइए, फॉर्मूला यही लगेगा, जल्दी से कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो आगे यहाँ पर सॉल्व करते करते आ गए हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में यहाँ पर हमसे खाली स्थान पूछे गए हैं। ठीक है, द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0, a बराबर नहीं है 0 के लिए विभक्त कर का मान लिखिए। तो d बराबर क्या होता है यहाँ पर b² - के 4ac, ये हमारा क्या होता है विभक्त कर का फॉर्मूला होता है। ये तो है विभक्त कर का फॉर्मूला। अब आप लोग मुझे इसी कमेंट में श्रीधराचार्य का फॉर्मूला कमेंट कीजिए। ठीक है, श्रीधराचार्य का फॉर्मूला जो है वो कमेंट कीजिए, और श्रीधराचार्य फॉर्मूले को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, द्विघाती सूत्र बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, द्विघाती सूत्र। अब यदि कमेंट में लिखते नहीं बन रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, एक बार आप लोग अपने मन में बोल लीजिए कि हाँ ये फॉर्मूला होता है, बस आपको याद होना चाहिए। ठीक है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने लिखा कि नहीं लिखा, बस आपको याद होना चाहिए। तो एपी के प्रथम n पदों के योग का सूत्र क्या होता है, तो वो होता है n/2। एस एन बराबर क्या होता है n/2, हाँ हाँ बोलिए जरा, बोलिए बोलिए, आप ही बोलिए, मैं सुनता हूँ, क्या है क्या है n/2, हाँ फिर ब्रैकेट, बिल्कुल राइट, फिर 2a प्लस के क्या हो जाएगा n-1 इंटू डी। ठीक है, जहां पर n क्या है पदों की संख्या, और a हमारा प्रथम पद है, और d हमारा क्या है सारवांतर। अगला, सभी वृत्त कैसे होते हैं, तो वो होते हैं समरूप, दिखने में एक जैसे होते हैं। ठीक है, अगला, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या बोल देते हैं, स्पर्श बिंदु। क्या बोल देते हैं, स्पर्श बिंदु। ठीक, ये हमारे लेसन नंबर 6 का है। तो आप लोग 6.1 में जितने भी वस्तुनिष्ठ दिए गए हैं खाली स्थान सारे के सारे कर लीजिए।
किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग एक होता है, हमेशा कितना होता है, एक। ठीक है। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है, तो लंब होती है। ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पर आ जाती है हमारी सही जोड़ियां। तो सही जोड़ियां दी गई हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। ठीक है। अब आप लोगों को सेट ए बी सी डी मिलते हैं, तो ये पहले नंबर पे भी आ सकती हैं, दूसरे पर भी आ सकती हैं, और चौथे कहीं भी आ सकती हैं। ठीक है। अर्धगोले का बक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का बक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है हमारे पास में, 2 पाई आर का स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारे पहले का उत्तर। ठीक है। अब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन में ऊंचाई होती है, तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर कौन सा, दूसरा वाला। ठीक है। अब यहाँ पर ये दो फॉर्मूले पूछे गए हैं, तो अब आपको इनसे ये कंक्लूजन निकालना है कि क्षेत्रमिति के, ठीक है, किसके, क्षेत्रमिति के आपके जितने भी सूत्र यहाँ पर दिए गए हैं, चाहे वो बेलन का हो, अर्धगोले का हो, गोले का हो, शंकु का हो, कोई से भी फॉर्मूले दिए गए हैं, सारे के सारे आपको याद कर लेने हैं, कोई ना कोई एक आपको जरूर मिल जाएगा। ठीक है। अगला, तो वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो ये लिखा हुआ है एफ वाला, ये हो जाएगा तीसरे का आंसर। त्रिज्यखंड से पूछा गया है, हमसे लघु त्रिज्यखंड का या दीर्घ त्रिज्यखंड का भी वो हमसे पूछ सकते हैं, या चाप की लंबाई वाला भी पूछ सकते हैं। तो जितने भी 11 या 12 अध्याय में फॉर्मूले हैं, इनको भी आप लोगों को याद कर लेना है। कोट ए बराबर, कोट ए का उल्टा हो जाएगा टेन ए, तो ये हमारा हो जाएगा 4 का आंसर। कोसेक स्क्वायर, तो कोसेक की जोड़ी बनती है किससे, कोट से, तो ये हो जाएगा 5वें का। और साइन जीरो, तो साइन जीरो का मान कितना होता है, 0। ठीक है। अब साइन जीरो यानी कि ये आपको जो साइन वाली साड़ी है ना, वो आपको अच्छे से याद कर लेनी है। और जितने भी इस 8 अध्याय में आपके सब जितने भी आपके महत्वपूर्ण सूत्र हैं, ठीक है, साइन कोस टेन वाले से जितने भी आपके सूत्र हैं, सभी आपको याद कर लेने हैं। ठीक है। जैसे साइन जीरो का मान 0 है, तो आप लोगों को यहाँ पर कोस जीरो का मान कमेंट में बताना है कि कितना होता है, जरा जल्दी बताइए। और ये जो मैं बताते जा रहा हूँ कि ये याद कर लेना है, ये कर ही लेना है। ठीक है। आप पर कोई भी ऐसा वस्तु निष्प्रश्न नहीं होगा कि जो नहीं बनेगा, सारे बन जाएंगे, बस आपको इतना करते जाना है। ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। अब आ जाते हैं यहाँ पर सत्य असत्य। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। 4 का पहला है, समीकरण x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x माइनस 3 एक द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि नहीं है, लेकिन जब आप लोग इसको सॉल्व करोगे, तो सॉल्व करने पर हमें एक द्विघात समीकरण मिलता है, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ये कह रहा नहीं है, लेकिन इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो एक द्विघात समीकरण मिलेगा। सॉल्व करने के लिए इसमें हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे, एक्स माइनस बाई का होल स्क्वायर, फिर इसको पक्षांतर करके सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पर हमारा एक आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो कि कैसा होगा, एक द्विघाती समीकरण होगा। ठीक। अगला देखिए, एपी इतने इतने का सारवांतर -2 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, असत्य। अब सारवांतर तो आपको पता है कि अंतिम पद में से पहले आगे वाले पद में से पीछे वाले पद को घटा देते हैं। तो सारवांतर डी निकालने के लिए 1/2 में से हम घटा देंगे 3/2 को। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा -2/2, यानी कि -1 आता है डी, जबकि ये कह रहे हैं -2, तो ये असत्य हो जाएगा। अगला, सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, तो ये हो जाएगा असत्य, नहीं होते हैं, लेकिन समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है। अगला, बिंदुओं के का मध्य बिंदु इतना है, तो ये भी क्या हो जाएगा, असत्य, क्योंकि मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है x1 प्लस के x2/2 और y1 प्लस के y2/2। अब यहाँ पर इसमें यदि मान रखें, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 और 3, तो 6 प्लस के 3/2, और यहाँ पर हो जाना है 4 माइनस के 1/2, तो ये कुछ ऐसा होना है 9/2 और 3/2, ऐसे आंसर आना है, जबकि ये कह रहा है ये, तो ये हो जाएगा असत्य। अगला, किसी घटना के लिए ये क्या है, तो ये सत्य है, ये प्रायिकता का फॉर्मूला होता है कि किसी घटना के ना घटित होने की प्रायिकता को यदि का मान है, उसको एक में से घटा देते हैं घटना घटित होने की प्रायिकता को। ठीक है। क्योंकि घटना घटित होने की प्रायिकता और ना होने की प्रायिकता दोनों का योग एक होता है, तो ये ना होने की निकालनी है, तो एक में से घटना होने की प्रायिकता को घटा देते हैं, तो ना होने की निकल आती है। ठीक है, तो ये सही है। ठीक है, इसको हम लोग ऐसा भी लिख देते हैं, जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि पी ई प्लस के
और ये हो जाता है क्या, पी ई बार बराबर 1, ये हमारा क्या हो जाता है इसका फॉर्मूला। तो इसका पक्षांतर कर देंगे तो आ ही जाएगा। और केंद्रीय प्रवृत्ति में 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, सत्य। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 4 यहाँ पर असत्य हैं और 2 सत्य हैं। तो आपको यहाँ से कोई ऐसा लॉजिक नहीं लगाना है कि ऐसे आते हैं कि सत्य है कि असत्य है। आपको तो सही तरीके से सवालों को चेक करना है कि कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है। ठीक है। तो यहाँ से ये काफी इंपॉर्टेंट लग रहा है और प्रायिकता से रिलेटेड भी, और ऐसे आप लोगों से पूछे जाएंगे। तो जितने टॉपिक ये यहाँ पर हो रहे हैं उन टॉपिक से रिलेटेड आपको सारे के सारे कर लेना है। ठीक है। ये आखिरी दिन है, ध्यान रखना, अच्छे से करना है। अब देखते हैं यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5वां। प्रत्येक एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए यहाँ पर। तो कोण कोण यानी कि ए समरूपता कसौटी को लिखिए। तो ए समरूपता यहाँ पर मैं बोल देता हूँ। तो ए समरूपता कसौटी के अनुसार क्या होता है कि एक त्रिभुज के यदि दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर हों तो वे दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं, समरूप होते हैं, और इसे ए समरूपता कसौटी कहते हैं। ठीक है। अगला, बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला लिखिए। तो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला हो जाएगा पी क्यू बराबर अंडर रूट में हो जाएगा x2 माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। ठीक है। दृष्टि रेखा की परिभाषा लिखिए। तो दृष्टि रेखा की परिभाषा भी मैं यहाँ पर आपको बोल करके बता देता हूँ, जरा ध्यान से सुन लीजिएगा। तो दृष्टि रेखा क्या है कि प्रेक्षक की आंख से, प्रेक्षक होता है ना जिसके जो कोई वस्तु को देखता है, तो प्रेक्षक की आंख से किसी वस्तु को, यहाँ पर मान के चलो एक वस्तु है, तो प्रेक्षक की आंख से और किसी वस्तु के बीच में जो एक रेखा बनती है उसको ही दृष्टि रेखा बोलते हैं। यानी कि प्रेक्षक की आंख और वस्तु को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको दृष्टि रेखा कहते हैं। वृत्त के त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई ज्ञात करने का फॉर्मूला लिखिए। तो देखो यहाँ पर आ गया ना। तो यहाँ पर चाप की लंबाई का सूत्र हो जाएगा थीटा बटे 360 और इंटू में आ जाएगा 2 पाई आर। और यहाँ से इसको काट देंगे तो थीटा बटे कितना आ जाएगा 180 और इंटू में आ जाएगा पाई आर। तो ये भी फॉर्मूला हो जाएगा। अगला, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, तो अनंत। लेकिन यदि कितनी समांतर पूछे तो ध्यान रखना 2। अगर कितनी समांतर स्पर्श रेखा पूछे तो 2, और कितनी केवल स्पर्श रेखा पूछे तो अनंत। अब अवनमन कोण की परिभाषा आपको अपने मन में बोलना है, मन में बोल लीजिए जरा। इनने अवनमन कोण की दी है, हो सकता है कि आपके कल के सुबह 9 बजे आपको मिल जाए उन्नयन की। समझ रहे हो ना बात को। तो ये उन्नयन की आपको जरा रट लेना है अच्छे से, और अवनमन की भी आपको यहाँ पर सीख लेनी है। तो सारे के सारे यहाँ पर मैंने वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर बता दिए हैं। अब आ जाते हैं यहाँ पर हमारे सवाल। ठीक है। तो पहला यहाँ पर छठवां सवाल है, 5005 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में यहाँ पर व्यक्त कीजिए। तो इसको जब अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम लोग क्या करेंगे, व्यक्त करेंगे, तो व्यक्त करने के लिए हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, केवल क्या कर देना है, इसकी गुणनखंड निकाल लेना है। तो 5005 को जब हम इसके गुणनखंड निकालेंगे तो पहले तो हमारा ये 5 से कट जाएगा, फिर यहाँ पर मैं डायरेक्ट निकाल देता हूँ। फिर ये हमारा 7 से कट जाएगा, ठीक है, और फिर हमारा ये कट जाएगा 11 से, और फिर कट जाएगा हमारा ये 13 से। तो आपका जो आंसर आएगा कुछ ऐसा आ जाएगा, 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। ये आपका क्या हो जाएगा इसका आंसर। अगला है 8 9 25 का HCF और LCM निकालिए। तो इसमें सारे दो दो हैं, इसमें तीन तीन है, इसमें पांच पांच है, तो HCF तो आपका एक हो जाएगा। अब LCM निकालना है तो इन सब का गुणा कर दीजिए। जब आप लोग गुणा कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1800। यानी कि ये गुणनखंड वाला और ये LCM HCM वाला 100% आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो आपको ये आना ही चाहिए, और आपको तो ये आते ही है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर है नहीं है। ठीक है। अब इसके शून्यक निकालना है, तो आप लोग जल्दी से निकालिए इसके शून्यक और मुझे बताइए कि क्या आते हैं। हाँ निकालिए, वीडियो को पॉज कर दीजिए, उसके शून्यक निकालिए। अच्छा, आपके शून्यक आ गए। तो आपके शून्यक आएंगे, अल्फा का मान आ जाएगा माइनस के कितना 2, और बीटा का मान आ जाएगा माइनस के 5, या अल्फा का मान इतना और बीटा का मान इतना। ठीक है। चलिए देखते हैं अगला। तो अगले में क्या लिखा गया है, पी एक्स की संख्या ज्ञात कीजिए। तो एक्स पर कितनी जगह पर टच कर रहा है, 1 2। तो यहाँ पर पी एक्स का मान कितना आ जाएगा 2। तुरंत ही यहाँ पर आंसर लिख देना है, कोई बड़ी बात नहीं है, आपने किए हैं। तो यहाँ पर
लिखा है बहुपद के शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो इसके हमें पहले शून्यक निकालना है, फिर शून्यकों का योगफल और गुणनफल निकालना है। तो इसके शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पर है एक्स स्क्वायर माइनस के 3 के शून्यक निकालना है तो बराबर में 0 ले लेंगे। अब इसको क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को यहीं पर छोड़ेंगे, इसको इस साइड लेते जाएंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा, इससे स्क्वायर हटा देंगे। अब तो ये हो जाएगा एक्स बराबर और इस पर लग जाएगा अंडर रूट के 3। तो एक्स बराबर आ जाएगा क्या, प्लस माइनस अंडर रूट के 3, यानी कि एक आ जाएगा अंडर रूट 3 और एक आ जाएगा माइनस के अंडर रूट 3। ये तो इसके आ गया क्या, शून्यक। अब शून्यकों का हमें निकालना है योगफल और गुणनफल। तो योगफल होता है अल्फा प्लस के बीटा, अब दोनों को जोड़ देंगे तो 0 आ जाएगा। और गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा, तो इसको जब अपन लोग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3। दोनों का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, माइनस के 3। तो ये इसका आंसर, मैं शॉर्ट में करते जा रहा हूँ, आपको पूरा डिटेल में करना है। अब यहाँ पर क्या लिखा है, द्विघाती बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल इतना यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला आप मुझे यहाँ पर कमेंट में जरूर बताइए कि इसका क्या फॉर्मूला है। शून्यकों का योगफल और गुणनफल हमें दिया जाता है तो हम लोग बहुपद को कैसे निकालते हैं, जरा आप लोग मुझे कमेंट कीजिए। तो यहाँ पर देखिए आप लोगों ने बहुपद निकालने का फॉर्मूला लिख दिया होगा। तो आपने फॉर्मूला लिखा होगा कि ये होता है फॉर्मूला एक्स का स्क्वायर प्लस के शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस के बीटा और इंटू में एक्स, और प्लस के होता है अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल। और यदि यहाँ पर देखिए -1/4 और 1/4 है ना, यानी कि बटे में है, बटे में होता है तो बराबर में 0 लिख देते हैं, और यदि नहीं होता है तो बराबर में 0 नहीं लिखते हैं। अब ये जो पहले दिया गया है पहले नंबर पर, ये हमारा शून्यकों का योगफल है, और दूसरे नंबर पर जो दिया गया है वो शून्यकों का गुणनफल है। तो आइए इसमें जरा मान रख देते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स के स्क्वायर प्लस के अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल माइनस 1 बटे कितना है यहाँ पर 4, 1 बटे कितना हो जाएगा यहाँ पर 4। ठीक है, और ये ध्यान रखिए कि ये अल्फा प्लस बीटा पूरे का मान इतना सा है, वरना आप अल्फा का मान ये समझ लो, बीटा का मान ये, तो दिक्कत हो जाएगी। ध्यान रखना कि ये पूरे का मान होता है अल्फा प्लस बीटा का। यहाँ पर ये एक्स हो जाएगा प्लस के अल्फा इंटू बीटा का मान है 1/4 और बराबर में ये 0। अब इन दोनों का ले लो एलसीएम, या फिर पहले इनका गुणा कर लो। तो गुणा यहाँ पर कर लेंगे तो एक्स का स्क्वायर और माइनस का प्लस का गुणा होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस, और एक का गुणा एक्स में होगा तो एक्स, और बटे में आ जाएंगे 4 और प्लस के 1/4 और बराबर में यहाँ पर 0। अब इनका लघुत्तम ले लेंगे तो 4 आ जाएगा, और जिसके नीचे नहीं है उसके नीचे अपन को कुछ नहीं करना है, उसके बगल में लिख देना है, और जिसके नीचे है 4 वहां से हटा देना है। तो इसका कुछ आंसर ऐसे आ जाएगा कि 4x² माइनस के x और प्लस के 1। देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 ले लेंगे, भिन्न करेंगे तो 4 यहीं पर आ जाएंगे ना। यानी कि मैं ये कह रहा हूं कि जिसके नीचे नहीं है कोई संख्या एक जैसी तो उसको बगल में लिख देना है, और जिसके नीचे है तो उनको ज्यों का त्यों लिख देना है। और ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, बटे में 4 और बराबर का 0 रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद आप क्या करोगे, इसको इतने गुणा कर दोगे तो इसके नीचे 1 ले लोगे, इसका गुणा इसमें, तो बराबर में क्या आ जाएगा 0। तो 4x का स्क्वायर माइनस के x प्लस के 1 बराबर में 0। तो अभी ये द्विघाती बहु समीकरण बना है और बहुपद बताना है तो इसको हम लोग हटा देंगे तो आंसर आ जाएगा 4x² माइनस के x प्लस के 1। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक, अब आप लोग मुझे एक क्वेश्चन इसी का कीजिए और यहाँ पर मुझे करके बताइए, इस फॉर्मूले का यूज करके आप लोग मुझे करके बताइए 0 और √5 का यहाँ पर बहुपद मुझे बना करके बताइए। यहाँ पर बहुपद आप लोग मुझे इसका बनाकर बताइए। ध्यान रखिएगा कि ये जो पहला है ये शून्यकों का योगफल है। क्या है, शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान। और जो दूसरे नंबर पर दिया गया है ये हमारा क्या है, शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा। और इसमें देखो बटे में तो नहीं है, यानी कि इसके बराबर में ये यहाँ पर 0 नहीं आएगा इस फॉर्मूले में। ठीक है, फिर इस फॉर्मूले में रख करके आप लोग मुझे इसके आंसर जल्दी से यहाँ पर बता दीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एक सवाल आप लोगों को इस फॉर्मूले पर मिलेगा ही मिलेगा, तो जल्दी से इसको कर लीजिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर क्या संगत और असंगत बताना है, तो ये तो सिंपल सा आप लोग कर लोगे, संगत और असंगत आप लोग
बता ही दोगे। इसको जब आप लोग सॉल्व करोगे तो इसके आप लोगों को यहाँ पर मैं आंसर बता देता हूँ कि कितने यहाँ पर आंसर आने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए जरा, जब आप लोग इनको अच्छी तरीके से सॉल्व कर लोगे तो आपके पास में x का मान आ जाएगा 9 और y का मान आ जाएगा यहाँ पर 5। ठीक है, ये आपके आंसर होंगे। अच्छा, मैं आंसर क्यों बता रहा हूँ? अरे ये आपको करना है, ठीक है, इसीलिए इसके मूल ज्ञात करने हैं। जल्दी से कर लीजिए। मूल कैसे ज्ञात करते हैं? सीधे सीधे इनके गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं और बराबर में जीरो लेकर के आंसर निकाल लेते हैं, तो ये हमारे मूल हो जाते हैं। ठीक है, अब यदि दो मूल बराबर हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। ये भी काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा। और इसको करते कैसे सॉल्व हैं? जब मूल बराबर हो तो तो यहाँ पर विविक्त कर का मान किसके बराबर होता है? विविक्त कर का मान होता है वो किसके बराबर होता है? तो वो होता है 0 के बराबर। यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर आ जाएगा 0। अब आप लोग क्या करेंगे कि यहाँ से ये हो जाएगा a का मान, ये b का मान और c का मान, ये हमारा a, ये b और ये c, यहाँ पर निकाल करके इसमें मान रख देंगे तो आपको यहाँ पर k का मान मिल जाएगा। ठीक है, जैसे b का मान हो जाएगा k स्क्वायर माइनस के 4, a का मान 2, c का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 बराबर में 0। तो के स्क्वायर माइनस के 4 थी 12 दूनी कितना हो जाएगा 24 बराबर में 0। तो के स्क्वायर बराबर आ जाएगा प्लस के 24, तो के बराबर आ जाएगा अंडर रूट के 24। इसको बाहर भी निकाल सकते हैं लेकिन यही आंसर भी आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, फिर आगे सॉल्व करते हैं। 2 अंकों वाली कितनी संख्या है? 5 से विभाज्य है, तो हमारा ये एपी का सवाल आ गया है यहाँ पर। तो ऐसे करते करते आपको इस पूरा मॉडल पेपर यहाँ पर मैं बता देता हूँ। ये हमारी थेल्स प्रमेय का सवाल है। आप लोगों को ये पूरा का पूरा सैंपल पेपर यहाँ पर सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए जरा, पूरा का पूरा यहाँ पर मैं सैंपल पेपर आपको बता देता हूँ। सारा सॉल्व करना है आपको और ध्यान रखना है ऐसे ही आएगा, इसमें से नहीं आएगा। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट से आएगा। इस चैप्टर से जिस जिस टाइप के सवाल पूछे हैं उन्हीं में से आपको यहाँ पर सवाल मिलेंगे। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग इन सभी सवालों को लगा लीजिए, ठीक, ध्यान से। इसी प्रकार से आपके पेपर में कल सवाल आने वाले हैं, सुबह कोई भी रोकने वाला नहीं है। ठीक, तो सारे के सारे लगा लीजिए। वैसे तो आप लोगों ने लगा ही लिया होगा, तो बहुत बढ़िया। यदि नहीं लगा है तो इसको लगा लीजिए, कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख लीजिए। और मैं मिलता हूँ आप लोगों को बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और मस्त रहिए।